अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे दो मेजर डोमेन्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ और उनका नाम है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम लोग देखेंगे दोनों के कौन कौन से फीचर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमने दोनों को अलग अलग डोमेन्स के अंदर रखा हुआ है। इनमें जो है एक जैसे फीचर्स कौन से हैं और इनमें जो है डिफरेंट फीचर्स कौन से हैं। हम लोग बेसिकली प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की जो कि मेजर दो डोमेन्स हैं लाइफ की उन पे बात करेंगे। उसके बाद इसको नैरो डाउन करके हम लोग बैक्टीरिया पे आएंगे। फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के तो फिर हम लोग उसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर आएंगे, बैक्टीरिया कैसे डिजीज कॉज करता है और जो कुछ भी होगा सामने फिर आता रहेगा उसमें से। हम लोग देखते हैं कि जब भी बात करते हैं हम लोग के लाइफ की, तो लाइफ में डेफिनेट जहाँ से स्टार्ट हुई होगी लाइफ तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन इंसेस्टर्स। कि ऐसे इंसेस्टर्स के जिनकी के जो के ओरिजिन है लाइफ का, कि जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई। कॉमन इंसेस्टर से दो तरह के डोमेन्स ने जन्म लिया। नंबर एक को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अगर इसके नाम पे थोड़ी सी रोशनी डाली जाए तो प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस से पहले कि एक प्रॉपर चीज होती है, कंट्रोल सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये उस प्रॉपर न्यूक्लियर सेंटर, उस प्रॉपर कंट्रोल सेंटर के न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। चूंकि ये पुराने हैं, एंशियंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसलिए हम लोग इनको जो मेजर क्लासिफिकेशन में कहेंगे कि प्रोकैरियोट्स हैं, कि न्यूक्लियस के आने से पहले वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोकैरियोट्स हम लोग कहते हैं। और दूसरी जो मेजर ग्रुप्स है वो है यू कैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के जिनके पास सही वाला प्रॉपर डिवेल्प्ड जिनके पास न्यूक्लियस होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ के न्यूक्लियस प्रॉपर है या नहीं है, हमने उसको दो मेन डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो मेजर एग्जांपल्स आ जाती है वो आ जाती है बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया को कभी भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकेंगे, बल्कि इसके देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगी। प्रोकैरियोट्स हैं, पहले थे ये, तो इसलिए इनका जो है ना साइज बहुत स्मॉल है और इनको देखने के लिए हमें डेफिनेटली माइक्रोस्कोप की या मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। दूसरा जो मेजर ग्रुप्स है यूकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोगों ने अभी तक देखा है चलते फिरते। उनमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और उसके अलावा फंगी आ जाती है। मुमकिन है कि फंगी आप लोगों ने ना देखी हो, हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं और फिजिकली भी इसको किसी हद तक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो जो बाय डेफिनेशन है ये यूकैरियोट्स में आती है। अब ये तो दो मेजर डोमेन्स थे, साल साल तक यही चलता रहा कि दो हर जो ऑर्गेनिजम्स है जब उसको क्लासिफाई करते थे या तो यूकैरियोट्स के अंदर फॉल करता था वो अगर उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस था, और या प्रोकैरियोट्स में फॉल करता था वो अगर उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। मगर लोगों ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पे एक और मेजर डोमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने लाइफ की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। फॉर एग्जांपल के लाइफ के अंदर के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिनके अंदर इंजाइम्स हो रहे होते हैं। और इंजाइम क्या करते हैं, अगर हाई टेम्परेचर उसको दे दिया जाए, जैसा कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारी सीज हो जाती हैं, प्रोटीन ख़राब हो जाती हैं, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। वो चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हों या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हों, एक जर्नल है दोनों के लिए, दोनों में कॉमन चीज़ है ये वाली। मगर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो कि काफ़ी टाइम ज़्यादा 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो सर्वाइव करके, वहाँ पे भी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रही वहाँ पे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कुछ अरसा तक तो यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में शामिल करते रहे, डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें ट्रू न्यूक्लियस है कि नहीं है। लेकिन उनके जो ये वाले फीचर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क करते थे दोनों डोमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो उनको फिर क्या है कि एक अलग से ग्रुप के अंदर रखा गया और उस ग्रुप का नाम दिया गया आकिया। आकिया क्या है, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। कि अगर जो है बॉइलिंग वाटर है, कि एक जो है मतलब कि चश एक जो है
जिसको कहते हैं कि गर्म पानी का चश्मा है, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी काफ़ी ज़्यादा है, 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड भी इवन के है, हॉट स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, उसमें भी सर्वाइव कर पा रहा है ये। और इसके अलावा बहुत जो है आइसलैंड्स हैं जहाँ पे साल साल वहाँ पे बर्फ़ रहती है, टेम्परेचर माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाता है, तो वहाँ पे भी नॉर्मल जो है अपनी ये लाइफ गुजार रहा होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि काफ़ी हार्श कंडीशंस के ऊपर सर्वाइव कर सकें, उसको हम लोगों ने एक अलग से डोमेन के अंदर रखा है और उस डोमेन को हम लोगों ने नाम दिया है आकिया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, हमारा मेजर कंसर्न जो है प्रोकैरियोट्स के साथ, बैक्टीरिया के साथ है, चूंकि हम लोग बेसिक माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आकिया के थोड़े से फीचर्स देख के एमसीक्यूज वगैरह के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, उसके बाद इसको ड्रॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को थोड़ा सा कंपैरिजन करके यूकैरियोट्स को हम लोग ड्रॉप कर देंगे और हम लोग प्रोकैरियोट्स और उसमें से बैक्टीरिया को आगे लेके चलेंगे। अभी हम लोग कुछ फीचर्स देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं आकिया और बैक्टीरिया में कि इन दोनों के अंदर हम लोग फ़र्क कैसे करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग इसमें फ़र्क करते हैं। नंबर एक तो ये है कि आकिया और बैक्टीरिया दोनों जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं, कि दोनों में जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। उसके बाद हम लोग एक जो इनमें डिस्टिंग्विश करते हैं वो सेल वॉल की बेसिस के ऊपर करते हैं। एक चीज़ होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि बैक्टीरिया में मौजूद होती है। इसके फीचर्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग आगे आने वाले स्लाइडों में देखेंगे। पेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें नहीं होती, एक फीचर ये हो गया। अब हमने आकिया को डिफ्रेंशिएट करना है बैक्टीरिया से, नॉट द यूकैरियोट्स से। यूकैरियोट्स की कैटेगरी में तो आता ही नहीं है ये। अगर मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स देखी जाएं तो बैक्टीरिया में ईस्टर लिंक्ड होते हैं, जबकि जबकि आकिया में वो ईथर लिंक्ड होते हैं। इसी तरह फर्स्ट अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर होता है वो हर डोमेन में मुख्तलिफ होता है। जो आकिया में है वो मैथियोनिन है और जो बैक्टीरिया के अंदर है फॉर्मल मैथियोनिन होता है वो। इसी तरीके से एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जो है आकिया जो है वो एंटीबायोटिक से किल नहीं होते, वो सेंसिटिव नहीं है, जबकि जो बैक्टीरिया हैं वो इससे किल हो जाते हैं। अब इसकी रीज़न ये क्या है, जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से आमतौर के ऊपर इनका टारगेट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा तो एंटीबायोटिक्स उस पर काम करेंगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ देंगी। जब पेप्टाइडोग्लाइकेन टूट जाएगा तो बैक्टीरिया जो है बर्स्ट हो जाएगा, उसके कंटेंट सारे रिलीज हो जाएंगे। अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है तो आमतौर के ऊपर एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेगी। सेंसिटिविटी नो होने का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं कर रही, वो उससे सेंसिटिव नहीं है, उससे किल नहीं होता। और एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी यस होने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, यानी कि जब एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मिलती है तो बैक्टीरिया किल हो जाता है। डीएनए ऑर्गेनाइजेशन देखें तो जो हमारे पास आकिया में है वो सर्कुलर विद हिस्टोन्स होती हैं वो, और इसमें सर्कुलर होती हैं। इसका क्या मतलब होता है कि उसका जो क्रोमोसोम होता है वो एक सर्कल दायरे की तरह का सा होता है बैक्टीरिया का, जबकि इसका प्रॉपर जो है वो एक तरतीब के साथ पड़ा होता है, हिस्टोन्स उसके अंदर होती हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं वो नोन है अपने पैथोजन होने की वजह से, ये बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कि हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा भी था कि इसमें जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो है ये टेस्ट भी ऐड करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ऐड कर देते हैं वो। जबकि आकिया जो है चूँकि हाई एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं तो इस तरह इनका हमारी लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इनको किल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ना ही हमें ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि हमारे लिए हार्मफुल हैं या यूज़फुल हैं, चूँकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये मौजूद होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल इन्वायरमेंट है जहाँ पे बैक्टीरिया तो सर्वाइव कर जाएगा मगर जो आर्किया है वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहीं पे हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की एंड यूकैरियोट्स की। डायग्राम्स में अब देखें यहाँ पे इन दोनों में देखने में जो फ़र्क नज़र आता है, नंबर एक तो साइज़ का फ़र्क है। प्रोकैरियोट जो है ना बहुत ही छोटा है और यूकैरियोट जो है ना बहुत ही बड़ा है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि प्रोकैरियोट जो एक बड़ा सा हॉल है, चूंकि हैं तो दोनों जिंदा, प्रोकैरियोटिक सेल भी या बैक्टीरियल सेल भी और यूकैरियोटिक सेल भी दोनों जिंदा हैं। जिंदा रहने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों ही पूरे कर रहे हैं, कि दोनों में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन है, जो बेसिक इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ हैं वो दोनों में ही हैं। मगर उसके बावजूद दोनों में फ़र्क भी है कि एक इंतहाई सिंपल है,
जैसा कि नजर आ रहा है। दूसरा जो है इंतहाई सोफिस्टिकेटेड है। ये इतना सिंपल है कि इसमें जस्ट एक चैम्बर होता है, एक हॉल है बहुत बड़ा, और तमाम सेलुलर एक्टिविटीज उसी में ही होती हैं। वहीं प्रोटीन सिंथेसिस भी वहीं पे हो रही है, एनर्जी की जो है वो प्रोडक्शन भी वहीं पे हो रही है, मेटाबॉलिज्म भी वहीं पे हो रहा है, सारी जो एक्टिविटीज हैं वो इस एक चैम्बर के अंदर हो रही हैं। जबकि जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वहां पे इसके अंदर एक हॉल है ये वाला, और इसके अंदर कमरे बने हुए हैं, चैम्बर्स बने हुए हैं, कि न्यूक्लियस के लिए अलग जगह है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलग तरह की फैक्ट्री हैं जो कि एटीपी बना रहे हैं। गोल्जी ऑपरेटस जो है वो अलग तरह की फैक्ट्रीज हैं जो कि प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। तो इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इसके अंदर कमरे बने हुए हैं, और जबकि ये जो प्रोकैरियोट्स है जस्ट एक चैम्बर है जिसमें तमाम एक्टिविटीज जारी सारी हैं। अब मैं आपको अलग से दिखाऊंगा कि प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, नजर कैसे आते हैं, यूकैरियोट्स कैसे नजर आते हैं, फिर हम लोग इनकी सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस देखेंगे। प्रोकैरियोट्स को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें तो हम लोग ये आमतौर पर लैब में देखेंगे तो हमें ऐसे नजर आएंगे, वो राड होंगे, कोकाई होंगे, शक्लें हैं मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया की। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसके जो है ना फीचर और ज़्यादा हमें नजर आएंगे कि असल में जब इसको ओपन करेंगे तो दिखने में कैसा नजर आता है। बाहर से जो इसका ये ब्लू कलर का नजर आ रहा था वॉल टाइप का या मेम्ब्रेन, ये कैसी नजर आती है और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो हमें नजर आती है चीज़ वो इसकी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है साइन ऑफ लाइफ है। जब हम किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि वो लाइव है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन लाजमी होती है, इसकी वजह से वो अपनी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। उसके ऊपर एक और वॉल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, जिसका हमने पीछे जिक्र किया है। अगर ये सेल वॉल टूट जाए तो फिर सेल मेम्ब्रेन तो वो डेलिकेट होती है, सेल मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली ब्रस्ट हो जाएगी। जब सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाएगी तो फिर सेल के अंदर वाले कंटेंट सारे बाहर निकल आएंगे, सेल की डेथ हो जाएगी वहां पे। अब बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक और वॉल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया में जो है कैप्सूल हार्ड होता है, कुछ बैक्टीरिया में जो स्लाइमी टाइप का होता है, वो हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे जब कैप्सूल के ऊपर हम लोग जाएंगे तो। और इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल का या डीएनए का होना लाजमी है क्योंकि कंट्रोल सेंटर है ये। सेल चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो सिंपल है या कम्प्लेक्स है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो कंट्रोलिंग सेंटर जो है डीएनए वो इसके अंदर होगा, और ऐसे ही खुला पड़ा होगा वो उस चैम्बर में, उस बड़े हॉल में। उस बड़े हॉल को हमने नाम दे दिया साइटोप्लाज्म का। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये ओपन पड़ा हुआ है, इसी वजह से प्रोकैरियोट है। अगर ये इसके गिर्द, अगर डीएनए गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाए अच्छी से और एक इसको अलग से चैम्बर में बंद कर दिया जाए तो फिर तो ये प्रोकैरियोट्स नहीं रहेगा, यूकैरियोट्स बन जाएगा वो। इसी तरीके से हम यूकैरियोट्स को देखते हैं। कोई यूकैरियोट का हमने लिया, उसके सेल को माइक्रोस्कोप में हमने ऑब्जर्व किया तो सबसे पहले हमें एक मेम्ब्रेन नजर आएगी, जैसा कि उसमें था। चूंकि लिविंग एंटिटी है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होगी। और सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको मैंने कहा कि चैम्बर होता है, उसको हम लोगों ने साइटोप्लाज्म का नाम दिया है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बड़ा अच्छा सा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जो है वो डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए कि न्यूक्लियस मटेरियल उसके अंदर बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर खुला फिर रहा है, मगर यहाँ पे क्या है कि वो प्रॉपर एक न्यूक्लियस बन गया है, उसके गिर्द मेम्ब्रेन बन गई है। यही फर्क है दोनों में, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग चैम्बर है जहाँ पे जो है एनर्जी की सिंथेसिस होती है, जहाँ पे एटीपीज बनते हैं। और इसी तरीके से गोल्जी ऑपरेटस है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन वगैरह कर रहा होता है। अब देखेंगे कि इनमें जो है डिफरेंसेस क्या हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर, ताकि हम लोग यूकैरियोट्स को ड्रॉप करके आगे फिर हम अपने जो है वो चीज़ों को लेके जाएं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जैसा कि जाहिर है प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट का नाम ही ये है कि न्यूक्लियस से पहले इसमें एब्सेंट है, और यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट है। अगर साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट जो है स्मॉलेस्ट इन साइज है, यूकैरियोट जो है लार्जेस्ट इन साइज है। जितनी भी चीज़ें हम लोग इर्द गिर्द देखेंगे वो यूकैरियोट्स होंगी, जिनको नेकेड आई से देख सकते हैं। इसी तरीके से स्मॉलर है तो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल में तमाम एक्टिविटीज जारी हैं, जबकि लार्जर है मल्टी सेलुलर है, इसमें एक से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं। ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि हमने देखा कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी ऑपरेटस था, वो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होते, जबकि सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, हमने या नाम ही लाजमी याद रखना है सेल वॉल का, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और जबकि यूकैरियोट्स का पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, जबकि वो सिंपल होती हैं वो। और राइबोसोम्स की बात करेंगे तो इसमें स्मॉल होते हैं, स्मॉल का नाम दिया हम लोगों ने 70S, और लार्ज का नाम दिया हम लोगों ने 80S। यूकैरियोट्स बड़े सेल होते हैं तो इनके राइबोसोम्स भी बड़े होंगे।
ऐसे सेडिमेंटेशन रेट मुराद है, आप सिर्फ इसका साइज याद रखिएगा, इस पे हम लोग फिर कभी बाद में बात करेंगे। अगर डीएनए मौजूद तो दोनों में है, मगर जो प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर है, सिंगल क्रोमोसोम है। सर्कुलर इसलिए है क्योंकि वो तो खुला पड़ा है वहां पे, अगर वो ओपन होगा तो वो तो डिग्रेड होता रहेगा साइडों से, सर्कुलर है वहां पे, गोल दायरे की शक्ल में है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर वो लीनियर है और एक से ज्यादा क्रोमोसोम से मुश्तमिल होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया की है, और अगर यूकैरियोट्स को डिस्कस करें तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी वगैरह जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे, इसी तरीके से हम इनमें सिमिलैरिटीज देखें, सिमिलैरिटीज देखेंगे। और सिमिलैरिटीज के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि जो बेसिस ऑफ लाइफ है, कि वो चीज़ें जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, वो दोनों में कॉमन होंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आती है। मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो साइन ऑफ लाइफ है, सेल मेम्ब्रेन है तो लाइफ है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो लाइफ नहीं होती। ये सेल मेम्ब्रेन ही है जो कि अलाउ करती है कुछ चीज, सिलेक्टिव चीज़ों को सेल के अंदर आने में हेल्प करती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको सेल से बाहर जाने में हेल्प आउट करती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये, इससे ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और ये लिविंग होने की एक अलामत है। अब जब एक्टिविटीज उसके अंदर हो रही हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, तो उसको डीएनए की भी जरूरत है। डीएनए दोनों में है। अब एक में उसके गिर्द मेम्ब्रेन है, एक में नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से बेसिक मेटाबॉलिज्म है, एटीपी सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, वो दोनों के अंदर हो रहा है। एक के अंदर खुले कमरे में एक चैम्बर के अंदर हो रहा है और दूसरे के अंदर उसके कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसी तरह राइबोसोम्स एक में छोटे हैं, एक में बड़े हैं, मगर दोनों में राइबोसोम्स मौजूद हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जिनकी बेसिस के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स को, और कुछ फीचर्स हम लोगों ने देखे जिनकी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि हाँ जी ये इन दोनों में सिमिलरिटीज हैं। अब यहाँ पे अगर विजुअली हम लोग देखें तो देखने में जैसा कि जाहिर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनमें से सिमिलर चीज़ें भी यहाँ भी दिखाई गई हैं, और जो दोनों में डिफरेंसेस है वो भी यहाँ भी दिखाए गए हैं। तो ये एक टाइप ऑफ इसकी समरी है। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर के एंड करता हूँ। हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से फ़र्क की बेसिस के ऊपर हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि दोनों में कॉमन हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो कि दोनों में डिफरेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को डिस्कस करने के बाद हम यूकैरियोट्स को ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोट्स को ही आगे लेके जाएंगे। और सिलेक्टिवली हम लोग क्या करेंगे, भी प्रोकैरियोट्स के अंदर चूंकि बैक्टीरिया आते हैं और बाकी फंगी एल्गी जो है वो यूकैरियोट्स का हिस्सा हैं, तो जब हम लोग आगे मजीद बढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करेंगे जो कि माइक्रोस्कोपिक हों। चूंकि हमारे सब्जेक्ट का टाइटल ही है बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, तो कुछ हम बैक्टीरिया को हम लोग प्रोकैरियोट्स में से सिलेक्ट करेंगे और कुछ ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स में से सिलेक्ट करेंगे जिनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही सिर्फ नजर आते हैं, और फिर उसको हम लोग लेके चलेंगे।